मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स। आज इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में आज हम आपको 3 चीजें बताएंगे। पहली चीज जिसका नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दूसरा है कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर हमारा लेक्चर्स आपको पसंद आए तो ज़रूर आप उसे लाइक कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो आइए आपको दिखाते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। यहां पर आप देखेंगे डायग्राम है और इस डायग्राम में ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और ये दूसरा पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी पर चार्ज रखा हुआ है Q2। ये ओरिजिन है। ओरिजिन एंड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है, तो ओरिजिन और पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है और इसे मैंने R1 से लिखा है। उसी तरह से ये ओरिजिन है और ये पॉइंट बी है, तो ओरिजिन और पॉइंट बी को मिलाने वाला लाइन ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर को मैंने लिखा है R2 से। अब आप देखेंगे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ए से बी की तरफ। इस ए से बी की तरफ जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसे R12 के टर्म्स में लिखा है। यहाँ पर दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। इन दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स लगेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अब हम लोग फोर्स का डायरेक्शन जानना चाहते हैं। फोर्स का डायरेक्शन जानने का तरीका यह है कि पहले दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए। तो ये दोनों चार्ज का सेंटर ज्वाइन किया हुआ है। आइए देखते हैं बी पर जो चार्ज रखा वो Q2, Q1 पर जो चार्ज है वो प्लस Q1 है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। नतीजा Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में दिखाया गया है फोर्स को F21 से। F21 कहने का अर्थ हुआ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। फिर से आप देख लें, F21 ये है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसी तरह से चार्ज Q2 चार्ज Q1 पर भी फोर्स लगाएगा और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जैसा कि दिखाया गया है। इस फोर्स का नाम दिया जाएगा F12, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ये सबस्क्रिप्ट है F12, ये डिस्क्राइब करता है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है उसे F से दर्शाया गया है। अब हम लोग F12 या F21 को अगर R12 के टर्म में डिस्क्राइब करें, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं F21, अगर F21 को हम लोग R12 के टर्म में डिस्क्राइब करेंगे, R12 के टर्म में लिखेंगे, तो ये कहलाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बात समझ रहे हैं? अगर ये जो F21 है, F21 को आप R12 के टर्म्स में लिखते हैं तो वैसी स्थिति में ये वाला फोर्स कहलाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर आपने F21 को R1 और R2 के टर्म्स में लिखा तो ये कहलाएगा कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो अभी हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे और कूलम्स लॉ को इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। आइए देखते हैं R1 एंड R2, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। R12 इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। F12 ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और F21 ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब आप देखेंगे OAB ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। OAB एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि R1 और R12 ये दो ऐसे वेक्टर हैं जो सेम ऑर्डर में है। R1 और R2 का ऑर्डर ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि R2 ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ट्रायंगल लॉ में आपने पढ़ा है कि जो वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में होते हैं उनका सम जो ऑपोजिट ऑर्डर में होते हैं उनके बराबर है। तो इसके हिसाब से R1 और R2 एक ऑर्डर में है, तो इन दोनों का सम ये बराबर हो जाएगा R2 के। अगर आप इस इक्वेशन को R12 के लिए सॉल्व करेंगे तो R12 का फॉर्मूला हो जाएगा R2 माइनस R1, और अगर R21 लिखेंगे, R12 होगा R2 माइनस R1, अगर R21 लिखेंगे तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। ऑर्डर देख लें, 1-2 होने पर R2 माइनस R1 और 2-1 होने पर R1 माइनस R2। आइए, ये आप देख रहे हैं F12 और F21 ये एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स है। तो आपने न्यूटन्स के थर्ड लॉ में पढ़ा है कि एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये वेक्टर फॉर्म में है। अब हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर से स्केलर फॉर्म में लाने के लिए आपको इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। जब आप दोनों साइड से मॉडुलस ले लेंगे तो मॉडुलस लेने पर वेक्टर साइन हट जाता है और नेगेटिव साइन भी हट जाता है। तो F12 बराबर होगा F21 के, और ये दोनों फोर्स जो कि दोनों के बीच लग रहा है वो फोर्स F के बराबर होगा। तो जितना F12 का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही F21 का मैग्नीट्यूड होगा और उतना ही F का होगा। आइए आगे देखते हैं। आपने इससे पहले एक्सरसाइज में, इससे पहले टॉपिक में आपको कूलम्स के फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। कूलम्स के फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर। इस बार डिस्टेंस को हम लोगों ने R12 से लिखा है, तो ये R12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि ये F बराबर है F21 के, तो F को रिप्लेस करके F21 लिखा जा सकता है। तो मैंने F के बदले में F21 लिखा है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। ये फोर्स वेक्टर है लेकिन ये मॉडुलस के फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। कोई भी वेक्टर अगर स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसे वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है और वो वेक्टर है, उसे आप वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसे आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है P और ये एक वेक्टर है और आप चाहते हैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना, अभी ये स्केलर फॉर्म है, तो आपको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि वो यूनिट वेक्टर है P कैप, तो आप इसे अब लिखेंगे वेक्टर P। उसी तरह से मान लिया जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये वेक्टर है लेकिन ये स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे आपको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ए को n कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर A हो जाएगा। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज अगर स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए आपको उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए एक यूनिट वेक्टर जो कि R12 है, R12 कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में मैंने R12 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आप F21 को R12 कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये वाला आपको हो जाएगा वेक्टर F21। ये आपको आ गया वेक्टर F21। तो ये फोर्स अब वेक्टर फॉर्म में आ गया है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि अगर ये एक यूनिट वेक्टर है P कैप, तो P कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर P डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ P। इसी तरह से अगर A कैप लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर A डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ A। तो यहाँ R12 कैप है, इसे लिखा जा सकता है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ R12। क्योंकि R12 कैप ये यूनिट वेक्टर है और इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर R12। आइए इन सारी चीजों को मिटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को, ये बात समझ गए आप। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो उस यूनिट वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है।
ये मिट गया है। अब आप देखेंगे R12 कैप के बदले मैंने लिखा है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ R12। अब आप देखेंगे यहाँ R12 पर पावर 2 है और इस यहाँ पर R12 पर पावर 1 है। तो अगर R12 पर पावर 2 है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे R12 पर पावर 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा R12 पर पावर 3। तो इस तरीके से F21 को लिखा जा सकता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R12 का पावर 3। तो आप F21 को R12 के टर्म में लिख रहे हैं। अगर आप F21 को R12 के टर्म में लिखेंगे तो ये कहलाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये आपको हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसी वेक्टर फॉर्म से हम लोग कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे में लिखा हुआ है R12 और यहाँ भी लिखा हुआ R12 और ऊपर में हम लोगों ने R12 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। मतलब R12 के बदले में लिखा जा सकता है R2 माइनस R1। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में F21 है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 के बदले में लिखा जा सकता है R2 माइनस R1 और नीचे भी R12 है, इसके बदले में लिखा जा सकता है R2 माइनस R1। तो आइए हम लोग इसको प्लेस करते हैं। यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है F21 Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 के बदले में लिखा है R2 माइनस R1 और ये R2 माइनस R1 का होल क्यूब। यहाँ 21 था तो R2 माइनस R1 आया है। अगर हम लोग इसको ऑर्डर को उलट दें, मतलब 21 के बदले में 12 लिखे, तो यहाँ पर हो जाएगा F12। वैसी स्थिति में ये भी चेंज हो जाएगा, जहाँ R2 माइनस R1 था अब R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ये कहलाता है कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो आपने देख लिया कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है और कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर F12 लिखा रहे तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब। अगर यही लिखा रहता है F13, अगर हम लोग इसको लिखते हैं F13 तो ये हो जाता Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 का होल क्यूब। अगर ये लिखा रहता है F23, अगर यहां पर लिखते हैं हम लोग F23 तो इस फॉर्मूला में आ जाता Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R3 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R3 का होल क्यूब। हम इसे इसलिए बता रहे हैं कि अगले डेरिवेशन में हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। आप देखेंगे यहां पर एक डायग्राम दिया गया है। इस पॉइंट पर एक चार्ज है Q0 और इसका पोजीशन वेक्टर है R0। यहां पर इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। उसके बाद यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q3 जिसका पोजीशन वेक्टर है R3। तो इस तरह से एक चार्ज Q0 है, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। हम लोग Q0 पर फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको सेंटर को ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले Q0 पर फोर्स मालूम करेंगे Q1 के कारण। तो Q0 पर Q1 के कारण फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए Q1 और Q0 के सेंटर को ज्वाइन कर दें। Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q0 भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स काम करता है। तो Q1 पर Q0 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स का नाम हो जाएगा F01। उसी तरह से Q2 के कारण Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स का नाम हो जाएगा F02। और Q3, इसके कारण जो Q0 पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स का नाम हो जाएगा F03। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला फोर्स है
F01, दूसरा जो फोर्स है वो है F02 और तीसरा जो फोर्स है वो है F03। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो इसे पढ़ते हैं वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। ऐसे आप लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। एक बार बोलिए मेरे साथ, ये है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। जब आप इन सारे फोर्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको एक सिंगल फोर्स मिलेगा, इसे कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। इसे पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। एक बार फिर से, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। देख लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और इसे पढ़ा जाता है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। ये दोनों बराबर होता है। तो देख लें, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन ऊपर लिखा दिया है। ये क्या कहता है? It states that resultant force on a charged particle due to multiple charges is vector sum of forces due to individual charge. नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं R0, R1, R2, R3, Rn, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q0, Q1, Q2, इस तरह से Qn, F01, F02 और इस तरह से F0n, ये पढ़ा जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड Qn, और F ये है रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये Q0 पर लगने वाला फोर्स है और ये रिजल्टेंट फोर्स है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपने पढ़ा है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये सारे के सारे फोर्स का वेक्टर सम होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स F01, मैंने अभी आपको बताया कि F01 का फॉर्मूला होगा Q0 Q1 by 4 pi epsilon naught R0 minus R1 by R0 minus R1 का होल क्यूब। उसी तरह से F02 इसका हो जाएगा Q0 Q2 by 4 pi epsilon naught R0 minus R2 divided by R0 minus R2 का होल क्यूब। इसी तरह से आप चले आएंगे F0n पर, तो ये हो जाएगा Q0 Qn by 4 pi epsilon naught R0 minus Rn, ये Rn लिखा जाएगा Rn डिवाइडेड बाई R0 minus Rn का होल क्यूब। अब आप देखेंगे सभी में एक चीज कॉमन है और वो है Q0 by 4 pi epsilon naught। तो आप Q0 by 4 pi epsilon naught को बाहर निकाल लें तो पहले वाले इक्वेशन में बच जाएगा Q1 इंटू R0 minus R1 by R0 minus R1 का होल क्यूब। दूसरे वाले में बच जाएगा Q2 R0 minus R2 डिवाइडेड बाई R0 minus R2 का होल क्यूब। लास्ट वाले में बच जाएगा Qn R0 minus Rn डिवाइडेड बाई R0 minus Rn का होल क्यूब। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, इसमें आप लिखते हैं अगर 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से लेकर के अगर ये डॉट 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 ये लिखा हुआ है +25, तो इसे आप लिख सकते हैं सिग्मा n, और n का वैल्यू रेंज करेगा 1 से लेकर के 25 तक। तो आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है Q1, Q2 और Qn, R1, R2 और इस तरह से आप चले जाएंगे Rn। तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा Qi R0 minus Ri by R0 minus Ri का होल क्यूब, और i का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से और ये जाकर के खत्म हो रहा है n पर। तो आप लिख सकते हैं Qi इंटू R0 minus Ri, R0 minus Ri का होल क्यूब। i टेंड करेगा फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। ये है expression for resultant force on a charged particle due to multiple charges। तो इस तरह से आपने देख लिया, resultant force on a charged particle due to multiple charges is vector sum of forces due to individual charge। तो इस तरह से आज मैंने आपको 3 चीज बताया। सबसे पहला था जिसका नाम था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दूसरा मैंने बताया आपको कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, और तीसरा मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया। अगर आपको हमारा ये लेक्चर्स पसंद आया हो
तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर्स को आप लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।